क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 को अब हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर हमको ये बताता है कि मुग़ल साम्राज्य का पतन होने के बाद, कि जब मुग़ल साम्राज्य के अंतिम बादशाह जब सक्सेसफुल नहीं रहे तो उसके बाद क्या क्या हुआ और किस किस तरह से मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपकी बुक में 2 मैप दिए हुए हैं। इफ़ यू लुक एट मैप 1 and 2 क्लोजली, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of 18th century। 18th century के फर्स्ट हाफ में, मतलब जब 1707 पे जब औरंगज़ेब की डेथ हुई, तो उसके बाद आप उसमें बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। जो मुग़ल साम्राज्य का जो बाउंड्री थी वो रीशेप होना शुरू हो गई थी। और बाय 1765 नोटिस हाउ another power, British, had successfully grabbed a major chunk of territory in eastern India। और हमने देखा था कि बंगाल में 1757 की लड़ाई के बाद, प्लासी की बैटल के बाद, धीरे धीरे ब्रिटिश ने 1765 तक अपना पूरा अधिकार जमा लिया था। तो किस तरह से ये चेंज हुई, ये दोनों मैप में आप देख सकते हैं किस तरह से नए नए राज्य बने और किस तरह की चीज़ें हुई। 18th सेंचुरी में कैसे थे और ब्रिटिश के समय में कैसे थे, तो इन्हीं के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। इन मैप को आप ध्यान से देखें और चेंजेस को आप जो है नोट करके रखें कि क्या आपको चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि अब आगे हम इसी पे ज़्यादातर बात करेंगे। तो 1707 पे औरंगज़ेब की डेथ हुई और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। वहाँ तक के अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड लेटर मुग़ल। हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 में कि मुग़ल एम्पायर जो थे वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सक्सेस पे पहुँच गए थे। और उन्होंने क्या किया, जब वो काफ़ी सक्सेसफुल होने लगे तो बहुत सारी जो उन 17th सेंचुरी की क्लोजिंग में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। और एम्परर औरंगज़ेब को अब सारा खजाना खाली करना पड़ा। दक्कन में उसकी बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। और सबसे दूसरी दिक्कत थी कि ये लोग जो मनसबदार नियुक्त करते थे और सूबेदार नियुक्त करते थे, ये क्या था, धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, जहाँ इनको नियुक्त किया गया वहाँ इन्होंने अपना प्रभुत्व बढ़ाया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक, अपने प्रोविंसेस में। फिर इन्हीं के समय में पीजेंट और ज़मींदारी के रिबेलियन होना शुरू हो गए नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में। तो जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो टैक्स उन्होंने बढ़ाया था उसके कारण लोग जो थे वो नाराज़ हो गए थे। तो एट अदर टाइम दे वर अटेम्प्टेड बाय पावरफुल chieftain टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय रिबेलियस ग्रुप इन द पास्ट एज वेल। तो पहले भी क्या होता था कि मुग़ल जो थे उन लोगों को, जो बड़े बड़े मनसबदार होते थे, वो पहले भी चैलेंज करते थे, लेकिन पहले क्या, उनके रिबेलियन को दबाना आसान होता था। लेकिन अब क्या हुआ था, मुग़ल में चारों तरफ से खतरा हो रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो मनसबदार थे, दीज ग्रुप वर नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इन्होंने क्या किया, जो भी मनसबदार जिनको ये नियुक्त करते थे, उन्होंने अपने इकोनॉमिक कंडीशन को मुक्त कर, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो मजबूत कर ली। और इसके बाद क्या हुआ कि यही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में एक नादिर शाह करके ईरान का रूलर था, उसने सिटी को, जब दिल्ली को 1739 में प्लंडर कर लिया मतलब लूट लिया और बहुत सारी वेल्थ ले गया, मतलब इतनी वेल्थ ले गया। और उसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली आया, उसके आक्रमण होते रहे 1748 से 1761 तक के, मराठों के साम्राज्य तक के। तो नादिर शाह ने जब अटैक किया था दिल्ली में, तो उसने कितना खजाना ले गया था, 60 लाख रुपीज़, ठीक, और 60 लाख रुपीज़, some thousand gold coin, nearly 60,000 रुपीज़ एंड some thousand गोल्ड कॉइन, मतलब इतने गोल्ड कॉइन, 1 करोड़ की गोल्ड वेयर, 50 करोड़ के ज्वेल्स, और सबसे ज़रूरी चीज़ ले गया था पिकॉक थ्रोन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिकॉक थ्रोन किसने लूट के ले गया था भारत से।
तो ये नादिर शाह ने लूट के ले गया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो इस तरह से क्या था कि बहुत तरह से सभी जगह से प्रेशर आ रहा था, और जो था नोबल्स के बीच में कंपटीशन था, वो ईरानी और तुरानी दो ग्रुप में पड़ गए थे, ठीक। और सबसे ज़्यादा वर्स्ट ह्यूमिलिएशन तब हुआ जब जो मुग़ल, मतलब औरंगजेब के बाद जो मुग़ल थे, फारूक सियार, आलमगीर, इनको तो लोगों ने हत्या कर दी, और अहमद शाह और शाह आलम जो थे उनको अंधा कर दिया। तो ये जो थे, इस तरह से धीरे धीरे जो था मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा। तो इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट हुए विद द डिक्लाइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ मुग़ल एम्पायर। जो गवर्नर थे लार्ज प्रोविंसेस के, या जो सूबेदार थे या ग्रेट जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, अपनी स्थिति को सब कॉन्टिनेंट में मजबूत कर लिया, ठीक। 18th सेंचुरी मुग़ल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट, और ये रीजनल स्टेट में चेंज होने लगे। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है नंबर 1 पे वो आते हैं अवध, बंगाल, हैदराबाद। सेकंड वो आते हैं जो राजपूतों को वाटन जागीर दी गई थी। वाटन जागीर का मतलब होता है जहाँ उनको टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया था। उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया राजस्थान की तरफ। और तीसरा जो थे मराठा और सिख लोग थे। मराठा लोग आपको पता ही महाराष्ट्र की तरफ में थे, दक्कन की तरफ। इन लोग लगातार जो थे मुग़लों का विरोध कर रहे थे। और सिख लोग जो थे और जाट लोग जो थे पंजाब और हरियाणा की तरफ, इन्होंने भी क्या किया कि पहले तो ये हेल्प करते थे मुग़ल लोगों की, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। जब उन्होंने देखा कि मुग़ल साम्राज्य के जो बादशाह हैं वो अब नहीं रहे, तो उन्होंने अपने आप को उनकी जगह स्थापित कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये जो थे ये मेन सेंटर के रूप में उभरने लगे। तो सबसे पहले हम हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे कि निज़ामुल हक असफ जहाँ, ये फाउंडर था हैदराबाद स्टेट का। इसका नाम याद रखिएगा, कौन फाउंडर था। और ये पावरफुल मेंबर था कोर्ट ऑफ मुग़ल एम्परर फारूक सियार। फारूक सियार के समय में ये पावरफुल जो था मेंबर था, और उसको सौंपा गया था, ही वॉज इंटरेस्टेड, मतलब उसको सौंपा गया था फर्स्ट विथ गवर्नरशिप ऑफ अवध। उसको अवध पहले दिया गया था, और फिर बाद में दक्कन का चार्ज दिया गया था। और धीरे धीरे क्या हुआ था, इसने गेन कंट्रोल किया, और अपने आप को जो है टर्माइल, जब दक्कन का टर्माइल का उसने जो है एडवांटेज लिया, उसके पास स्किल सोल्जर और एडमिनिस्ट्रेटर थे। और बाद में फिर क्या किया, उसने इंडिपेंडेंटली अपने आप को घोषित कर दिया मुग़ल साम्राज्य के बाद। और इस तरह से हैदराबाद जो है उसकी स्थापना हुई, हैदराबाद राज्य की मुग़लों के बाद। तो किसके कारण किसके कारण हुई, असफ जहाँ के कारण। दूसरा था अवध, तो इसमें बुरहान उल मुल्क सादत खान जो था उसको सूबेदार बनाया गया था 1720 में। उसने एक स्टेट फाउंड किया विच वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू इमर्ज आउट ऑफ ब्रेक ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो बुरहान उल मुल्क सादत खान जो था, इसने जो है अवध की स्थापना की थी, और उसने सारे जो है सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी मामले अपने पास ले लिए थे, और सारे मिलिट्री अफेयर्स जो थे अपने पास ले लिए थे। उसने क्या किया था, मुग़ल इन्फ्लुएंस को जो है रिड्यूस कर दिया था, ठीक। जो जागीरदार मुग़लों ने नियुक्त किया था उनको सबको हटा दिया था। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया और अवध की स्थापना की। राजपूत जमींदारों से भी उसने क्या किया, एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड ले लिया, और जो है उसने जो टैक्स देने के राइट थे वो भी जो है हाईएस्ट बोली लगाने वाले को दे दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसने धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत किया और इस राज्य की स्थापना की। अब आते हैं बंगाल। बंगाल में मुर्शिद कुली खान थे। मुर्शिद कुली खान ने जल्दी से पावर को क्विकली सीज किया, और हैदराबाद और अवध की तरह उसने भी क्या किया, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे कमांड किया, और उसने क्या किया, मुग़ल इन्फ्लुएंस को जो है कम किया बंगाल में। और उसने जितने भी एंड ही ट्रांसफर्ड ऑल द मुग़ल जागीरदार टू उड़ीसा एंड ऑर्डर्ड अ मेजर रीअसेसमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल। और सारे जो जमींदार थे उनको बंगाल की तरफ रवाना कर दिया और वहाँ उनको नया काम दे दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि मैनी जमींदार हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर्स एंड मनी लैंडर, दोज अनेबल टू पे द फोर्स।
मतलब जो जमींदार फिर नहीं दे पाए टैक्स, तो उनको फोर्स करके उसने उनकी ज़मीन ले लिया। इस तरह से मुर्शीद कुली खान ने अपनी स्थिति को क्या किया, बहुत ही मजबूत किया। और द क्लोज कनेक्शन बिटवीन स्टेट एंड बैंकर्स नोटिसेबल इन हैदराबाद और अवध एज वेल वॉज एविडेंट इन बंगाल अंडर रूल ऑफ अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के समय में इन लोगों के संपर्क रहे हैदराबाद और अवध के साथ, और इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है बंगाल में इन लोगों ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। तो यदि हम बर्ड आई व्यू लें, बर्ड आई व्यू का मतलब है कि हम ये देखें कि मुग़ल साम्राज्य क्यों टुकड़ों में बट गया, तो इसका कारण था नंबर 1, फर्स्ट, दो मैनी ऑफ द लार्जर स्टेट वर established by erstwhile Mughal noble, they were highly suspicious of some administrative system and they had inherited in particular of the जागीरदारी सिस्टम। क्योंकि क्या था कि जो जागीरदारी सिस्टम था उसके बारे में लोग जो थे वो उतने सस्पिशियस थे उस ज़माने में। मतलब ये लोग मुग़ल क्या करते थे कि भाई किसी को कहीं का जागीरदार या कहीं का मनसबदार बनाया, फिर थोड़े दिन वो वहाँ रखते थे, फिर दूसरी जगह भेज देते थे। तो इनको हमेशा शक लगा रहता था कि कहीं ये हमको हटा न दें। दूसरा, मेथड ऑफ कलेक्शन जो था वो टैक्स कलेक्शन था वो डिफरेंट था, ठीक है ना। और रेवेन्यू फार्मर और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इजारतदारी, ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ, ये सब इनके यहाँ पर बहुत चलते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मनसबदार थे या जो जमींदार थे उनको ये चीज़ समझ में आने लगी और उन्होंने इस सिस्टम को धीरे धीरे हटाया और अपने आप को मजबूत कर लिया। इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने अपना जो है अधिकार पूरा उस एरिया में कर लिया। और उन्होंने क्या किया कि बैंकर्स को अपने कंट्रोल में लिया और रेवेन्यू फार्मर्स को लोन दिया। और जब रेवेन्यू फार्मर जो थे जब लोन नहीं चुका पाए तो उनकी जो है ज़मीनों को धीरे धीरे अपने पावर में ले लिया। उसके बाद है वाटन जागीर ऑफ राजपूत, ये भी इनके मैनी राजपूत किंग, बहुत सारे राजपूत किंग थे जो अम्बेर और जोधपुर में थे। उन्होंने पहले मुग़ल के अंडर में काम किया, ठीक है ना। वो वाटन जागीर उनको दी गई थी। वाटन जागीर काहे के लिए दी गई थी, मैंने आपको बताया ना, टैक्स वसूलने के लिए जो जागीर दी जाती है उसको वाटन जागीर कहते हैं। तो अजीत सिंह जो थे वो रूलर थे जोधपुर के, ठीक है ना। और उन्होंने भी क्या किया, फैक्शन पॉलिटिक्स मतलब फूट वाली पॉलिटिक्स जो है मुग़ल कोर्ट में अपनाया, ठीक। फिर इनको गवर्नरशिप गुजरात की दी गई थी, ठीक है। और सवाई राजा जयसिंह जो अम्बेर थे उनको गवर्नर बनाया गया था मालवा का। और इस तरह से जहानदार शाह जो थे वो भी थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर क्या हुआ, सवाई राजा जयसिंह जैसे थे उन्होंने क्या किया, एक नई कैपिटल बनाया जयपुर में, और ही वॉज गिवन सूबेदारी ऑफ आगरा 1722 में दी गई। तो बहुत सारे राजपूत जो थे उन्होंने मुग़ल की सुजरेंटी को एक्सेप्ट किया, परंतु जैसे राणा प्रताप थे तो उन्होंने नहीं स्वीकार किया, उन्होंने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और हल्दी घाटी का युद्ध किया था इन्होंने, महाराणा प्रताप ने। तो इस तरह से जो है सब तरफ से जो है मुग़लों को धीरे धीरे क्या हुआ, सहयोग मिलना बंद हो गया। उन्हीं के जो मनसबदार थे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत किया। सवाई राजा जयसिंह जो थे वो अम्बेर के रूलर थे। उन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ बनाए हैं, जिनको जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज बनाए हैं, जिनको जंतर मंतर कहा जाता है। वो कहाँ कहाँ है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। तो ये 5 जगह इन्होंने बनाए, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जंतर मंतर किसने बनाए, सवाई राजा जयसिंह ने। ये राजपूत थे, ये पहले मुग़लों के अंडर में काम करते थे, धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। इसी प्रकार से सिख लोग जो थे, तो सिख लोग जो थे वो 17वीं सेंचुरी में सामने आए और बहुत सारे युद्ध हुए। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने जो है राजपूत और मुग़लों के साथ युद्ध किए। जब गुरु गोविंद सिंह और खालसा की स्थापना की, उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनकी डेथ के बाद बंदा बहादुर आए और उन्होंने जो है लगातार युद्ध किए। और इस तरह से क्या हुआ कि
सिख जो है अपने आप को उन्होंने क्या किए, मजबूत किए। बंदा बहादुर को एक बार जो है 1715 में कैप्चर कर दिया गया था और एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 18 सेंचुरी में सिख ने अपने आप को फिर से जत्था के रूप में ऑर्गेनाइज़ किया, जिनको मिसल भी कहा जाता था। जत्था और मिसल जो है ये ऑर्गेनाइज सोल्जर्स का समूह होता था इनका। देयर कंबाइंड फोर्सेस जो है उनको जो है दल खालसा के नाम से जाना जाता था। ये बैसाखी और दिवाली पे जो है कलेक्टिव डिसीजन लेते थे, जिनको गुरमत्स कहा जाता था। इन लोगों ने, सिख लोगों ने एक सिस्टम ऑफ राखी डेवलप की थी कि भाई जो किसान प्रोटेक्शन चाहता है वो अपनी उपज का 20% हमको दे। तो इस तरह से जो है इन लोगों ने अपने प्रभुत्व को मजबूत किया। उधर जो है 17वीं सेंचुरी में जो पावरफुल स्टेट उभरा दक्कन में, वो थे शिवाजी। शिवाजी मराठा थे और शिवाजी जो है वो शाहजी और जीजाबाई के यहाँ उनका जन्म हुआ था और अपनी मदर और उनके गार्जियन दादा कोंडदेव के गाइडेंस से उन्होंने जो है अपनी कैरियर की शुरुआत या अपने राज्य की शुरुआत जो है एक छोटी जगह से की थी, जावली से। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने बीजापुर और धीरे धीरे दूसरी जगहों पर गुरिल्ला वारफेयर अपना के अपना जो है प्रभुत्व स्थापित किया। और उन्होंने एक नया रेवेन्यू सिस्टम बनाया था, चौथ और सरदेशमुखी। तो ये याद रखना कि चौथ और सरदेशमुखी किसके सिस्टम थे, लगान के मराठाओं के। मराठा किंगडम जो है शिवाजी जो है 1627 से 1680 तक रहे। उसके बाद इनको जो है पावरफुल वॉरियर फैमिली देशमुख और पीजेंट पैस्ट्रोलिस्ट जो थे कुनबीज, इन लोगों ने खूब सपोर्ट किया, कुनबीज ने और देशमुख ने। तो देशमुख वॉरियर फैमिलीज थे और कुनबीज पीजेंट पैस्ट्रोलाइट्स थे। शिवाजी की डेथ के बाद फिर क्या हुआ कि इफेक्टिव पावर जो मराठा स्टेट का था वो चित्तपावन ब्राह्मण के हाथों में आ गया, और जिनको पेशवा के नाम से जाने, जो पेशवा के रूप में काम किया करते थे शिवाजी के उसमें। पूना जो था वो कैपिटल हो गया था मराठा किंगडम में। पेशवा के अंडर में मराठा जो है बहुत सक्सेसफुल रहे थोड़े दिनों तक। दे आर सक्सेसफुल ले बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ मुगल। मुगल के फोर्टिफाइड एरियाज़ में उन्होंने आक्रमण किया। बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव बलाल जो थे पेशवा, जो सन ऑफ पेशवा बाजीराव विश्वनाथ के लड़के थे, ठीक है ना। तो वो भी ग्रेट मराठा जनरल थे, जिन्होंने मराठा किंगडम को जो है विंध्या के आगे तक फैलाया और कई कैंपेन उन्होंने किए, मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, ठीक है ना, पोर्टुगीज़ तक के। और 1720 से 1761 तक मराठा एम्पायर बहुत एक्सपांडेड हो गए। मालवा, गुजरात तक उन्होंने जो है मुग़ल से सीज कर लिया। दक्कन पेनिनसुला में अपना राज्य स्थापित कर लिया। राजस्थान, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, ठीक है, और तमिल और तेलुगु कंट्रीज़ जो थे साउथ के, ये सब अपने अंडर में उन्होंने ले लिए। और कई लोगों को, मतलब सारे लोगों को उन्होंने अपने राज्य में शामिल नहीं किया, कुछ लोगों से वो ट्रिब्यूट लिया करते थे। इस तरह से वो बहुत शक्तिशाली हो गए और शक्तिशाली हो गए। लेकिन क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण में थर्ड बैटल 1761 में इनकी हार हो गई। एग्रीकल्चर जो है इन्होंने काफ़ी इनकरेज किया, ट्रेड को इन्होंने अपने यहाँ रिवाइव किया और उन्होंने मराठा चीफ्स जो थे, सरदार जैसे सिंधिया जो ग्वालियर में थे, गायकवाड़ बड़ौदा में थे, भोसले नागपुर में थे, इन लोगों ने पावरफुल आर्मीज़ को जो है रिसोर्स को यूज़ करके पावरफुल आर्मी बनाया और मराठाओं की मदद की। और ये जो सिटीज़ थे उज्जैन, ठीक है ना, ग्वालियर और बड़ौदा, नागपुर, ये सब इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर के रूप में उभरे, ठीक। जैसे चंदेरी, पूना, बुरहानपुर और आगरा, सूरत, लखनऊ, इलाहाबाद, ये सब फेमस ट्रेड सेंटर इनके ज़माने में बने। और इस तरह से मराठाओं ने अपने किंगडम को स्थापित किया मुग़लों के बाद। और मुग़लों के समय भी इन्होंने काफ़ी आक्रमण किए। उसके बाद कुछ जगहों पर, जैसे हरियाणा तरफ यदि हम देखें तो जाट जो थे वो पावरफुल हुए। उनका लीडर शुरू में चूरामन थे, ठीक है ना। वेस्ट ऑफ दिल्ली में ये थे 1680 में। और इन्होंने भी क्या किया कि दिल्ली और आगरा की दो सिटीज़ जो है उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। जाट जो है पहले प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट थे। टाउन पानीपत और बल्लभगढ़ में हुआ करते थे, वही हरियाणा के पास। और
अंडर सूरजमल के अंडर में किंगडम में भरतपुर इमर्ज जो था, भरतपुर जो है वो एक स्ट्रांग इमेज के रूप में इमर्ज हुआ, स्ट्रांग स्टेट के रूप में आया सामने। जब नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था दिल्ली पे, तो बहुत सारे सिटी के जो नोबल्स थे वो यहाँ पर आए थे जाटों से हेल्प मांगने के लिए। और जवाहर शाह के उसका सन जवाहर शाह के पास 3000 ट्रूप्स थे और 20,000 मराठा और 1506 ट्रूप थे मुगल्स को फाइट करने के लिए। तो ये लोग अक्सर क्या करते थे, दूसरों की मदद किया करते थे। बाद में इन्होंने भरतपुर में अपनी स्थिति को थोड़ा सा मजबूत कर लिया। तो जिस तरह से भारत में उथल पुथल चल रही थी, उसी समय दूसरी जगह विश्व में फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में चल रहा था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1789 में शुरू हुआ था और इसमें क्या हुआ था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, अमेरिकन रेवोल्यूशन था, इससे क्या हुआ, सोशल और पॉलिटिकल चेंज हो रहे थे विश्व में। लोग जागरूक हो रहे थे अपने अधिकारों के प्रति, और राजाओं के जो मतलब शासन थे वो धीरे, या सम्राटों के जो शासन थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, ठीक है ना। और इससे क्या हो रहा था कि लोगों के अंदर जो था जागरूकता आ रही थी, इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटी के बारे में लोग जागरूक हो रहे थे। और इस तरह से जो है इन्होंने पूरे देश के नागरिकों को, और मतलब केवल ये तो फ्रांस में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, लेकिन पूरे विश्व में क्या हुआ था, इन्होंने जो है बाकी के जो लोग थे, जो लोग बहुत समय से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, उन सबको प्रेरित किया था कि वो अपने आप को मुक्त करवाएं उन प्रॉब्लम्स से। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपको मुग़ल सम्राट के पतन के बाद क्या हुआ, हमारा मतलब किस तरह से नए राज्य बने, इसके बारे में आपको बताता है।